छायावादी युग में कौन है जो नहीं रहा आकाशवाणी का मुरीद। जमीन की भाषा में जमीन को, पानी की भाषा में पानी को कुछ कहना कितना मुश्किल है। मुझे काम है सरल भाषा बोलना, सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है मशहूर साहित्यकार पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी को, और आज हम जानेंगे इनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। कब आपका साहित्य के प्रति रुझान शुरू हुआ? इसका उत्तर तो एक तरीके से नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर तो मैं कई तरीके से देना जानता हूँ। पहली चीज तो होती है कि आप किताबें कितनी पढ़ते हैं। दूसरी ये होती है कि आप लिखने पढ़ने वाले लोगों की संगति में कितना रहते हैं। और तीसरी चीज ये होती है कि आपके जो पाठक हैं वो आपको कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उससे कम 3 आयाम तो हैं ही हैं जी, लेखक को जानने के। और मेरे जहाँ तक सवाल है, मेरा यह है कि मेरे पिता बहुत गंभीर पाठक थे गीता प्रेस गोरखपुर के, और उनके पास कल्याण और अन्य सब पुराणों के सारे ग्रंथ आते थे। तो एक तो मैं जब उनको पढ़ता था तो मुझे लगता था एक नई दुनिया है जिसको हम जानते ही नहीं है। उसने मुझे लेखक बनाया, और उस नई दुनिया में यहाँ तक कि भगवानों के फोटो छपते थे तो भगवान भी मनुष्य की तरह दिखाई देते थे कि भाई ये भी कोई आदमी है जो जिसका फोटो छपता है। भगवान भी एक मनुष्य है, ये भावना मन में काम करती थी। और उस मनुष्य को जानने के लिए मैंने साहित्य को जानना चाहा कि इस मनुष्य की तो बहुत गाथाएं हैं। ये मनुष्य जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है। इसकी गाथाएं जब हम एक कृष्ण के रूप में देखें, राम के रूप में देखें, या खलनायक के रूप में देखें, या नायक के रूप में देखें, तो अनंत कथाएं हैं उसकी। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर के जो बहुविध रूप हैं उन सबको जानने की जिज्ञासा साहित्य ने मुझ में जगाई। और ईश्वर को मैं कितना जान पाया ये तो मैं आज भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जान पाया, और शायद कोई आदमी जान पाता हो तो धन्य है। मैं तो नहीं जान पाया, लेकिन ईश्वर ने एक क्यूरियोसिटी बढ़ाई मन में किसी चीज को जानने की। वस्तु क्यों है, वो एक तर्क पैदा करता है। ईश्वर का होना न होना भी एक तर्क पैदा करता है। बहुत से लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, ये भी एक तर्क पैदा करना है। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर की उपस्थिति और अनुपस्थिति और ईश्वर की अध्यक्षता में सारी संसार चल रहा है, चाहे वो उसका कोई उत्तर मिलता हो चाहे उसका उत्तर न मिलता हो। जी। इस निरुत्तर संसार में आप ईश्वर की स्थापना के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और ईश्वर फिर आपको शायद स्थापित करता है कि नहीं करता है ये अलग बात है, लेकिन मनुष्य खोज तो करता है ईश्वर की। जब आपने साहित्य सृजन का कार्य शुरू किया, कोई साहित्यकार, कोई कवि, आपकी प्रेरणा कौन थे? निराला रहे और पंत जी रहे, लेकिन निराला ज्यादा रहे। उस समय के जो गीतकार थे उनमें नीरज, और उस समय एक और हुआ करते थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, अच्छे गायक थे वो भी काफी अच्छे प्रसिद्ध थे और मेरे मन को भाते थे। तो साहित्यकारों का तो कोई और छोर नहीं है, काफी लोग हुए हैं। छायावाद में भी और आधुनिक नई कविता में भी दर्जनों लोग हुए हैं, और सबका योगदान है एक मनुष्य की, एक नए पढ़ने वाले बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करना और उसको साहित्य की ओर रुझान में डालना। अभी आपने कहा कि भगवान को लेकर आपका जो चिंतन था, वो एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई और आपको लगा कि इसको और आगे जानना है। उनकी वजह से आपका साहित्य की तरफ जुड़ाव ज्यादा होता चला गया। अगर हम बात करें जो आपकी प्रेरणा थे, जो तत्कालीन समय के मूर्धन्य कवि, कुछ ऐसी बातें जिन बातों ने आपको प्रेरित किया हो। एक बात हो तो उसको मैं एक उदाहरण दूं। कई बातें हैं जी। जैसे निराला थे, तो निराला में भाषा का एक अद्भुत सामंजस्य था। वो अलग किस्म की भाषा, पंत जी की तरह नहीं लिखते थे, वो अपनी तरह लिखते थे और भाषा का इस्तेमाल दूसरे ढंग से करते थे। ठीक इसी तरीके से दिखाई देता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां अगर आपने पढ़े हो तो कहानियों की भाषा बदली रेणु ने कहानियों की भी भाषा बदल दी भाई। तो उसका सामंजस्य, उसको किस एंड पे पहुंचाना है, आप रेणु को पढ़िए तो आज भी लगता है कि यार अद्भुत राइटर था ये। ठीक इसी तरीके से नागार्जुन हुए हैं बिहार में, बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे, आशु कवि भी थे। कोई बात के लिए कविता कहनी है तो नागार्जुन इसके लिए प्रसिद्ध थे, वो तुरंत कुछ जड़ देते थे। ये खूबियां होती हैं लेखकों की। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती होगी। देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ऐसी रही है कि मैं 11 वर्ष अवस्था में घर से भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पीटते थे, तो उस मार से बचने के लिए मैं घर से भाग गया। और भागा तो कहाँ पहुंचा? राजस्थान, पिलानी। मैं फिर पुष्कर पहुंच गया, मैं बनारस पहुंच गया। उसके बाद
मैंने सारे शहरों में खाक छानता रहा, लेकिन पढ़ता रहा जी। स्कूलों में। और मारवाड़ी सेठों को भी मैं इसका धन्यवाद देता हूँ कि वो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, खाना पीना देते हैं, रहने की जगह देते हैं। हॉस्टलों में उनकी तरफ से हॉस्टल बने हुए हैं, वहाँ जगह मिलती है, तो मुझे भी मिल गई। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ आकाशवाणी के द्वारा, अगर कोई उनमें से कोई सुन रहा हो। ये चीजें संयोग से घटित होती है। दूसरा ये कि जैसे राजस्थान का उदाहरण लें, राजस्थान के एक उस समय बड़े प्रसिद्ध कवि थे, नाम ही भूल रहा हूँ, अभी तक याद था, वो पिलानी में रहते थे। पिलानी पहुंचा तो उनकी भाषा बड़ी अटपटी थी, मैंने वो सरल भाषा नहीं इस्तेमाल करते, बड़ी कठिन भाषा। तो मैं तो इस तरह की भाषा लिखता था कि मैं एक सरल भाषा का कवि हूँ। अगर वह सरल भाषा में कोई पूछे तुम्हारा क्या नाम है, अगर मैं घबराऊं नहीं ये पूछने के लिए कि तुम्हारा क्या नाम है, ये क्यों पूछ रहे हैं मुझे, तो इनाम है। मतलब इस तरीके की पंक्तियां मेरे मन में बहुत आती थी, और उसकी वजह से जिन लोगों में ये खूबियां होती थी उनसे मैं बहुत प्रभावित होता था। इस प्रभाव की वजह से ही शायद मैं थोड़ा बहुत सीख पाया। और आकाशवाणी का तो बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। आकाशवाणी में बड़े बड़े दिग्गज लोग आते थे उस जमाने के, बोलते थे, सुनाते थे। और एक बड़ी चीज थी जो उच्चारण की शुद्धता आकाशवाणी ने स्थापित की है। आकाशवाणी में शब्द का महत्व है, आकाशवाणी ने शब्द के महत्व को जानने में उस योगदान है आकाशवाणी का। अभी आपने कहा कि मैं बहुत ही सरल भाषा का कवि हूँ, जानना चाहेंगे आपकी पहली कुछ पंक्तियां, पहली रचनाएं जो आपने लिखी थी। ये है कि जो सरल भाषा होती है, मुझे काम है सरल भाषा बोलना, मुझे काम है सरल भाषा बोलना। सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है, मुझे काम है सरल भाषा बोलना। सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे कि ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम है। वाह। जैसे कोई पूछे कि ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम है, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। वाह। क्योंकि ठीक ठीक बोलो शब्द जो है अपने को डरा देता है कि भाई मैं क्या कोई चीज गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक ठीक बोलो कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है ये अलग बात है, लेकिन ठीक ठीक बोलो कि तुम्हारा क्या नाम है, तो किसी का कोई नाम होता ही नहीं है। सब दूसरों के नाम से काम चला रहे हैं। मैं लीलाधर के नाम से काम चला रहा हूँ, लीलाधर कृष्ण का नाम है, आपका नाम कुछ और है तो वो किसी और नाम से हो। तो मतलब अपना नाम कमाना बड़ा मुश्किल बात है। और शायद जो लोग अपना नाम कमा लेते हैं, जो उस नाम को धन्य कर लेते हैं, वो महान है। आज के युवा कवि जो साहित्य के क्षेत्र में सृजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे? आज के युवा कवियों से तो मुझे बड़ा असंतोष है, इसलिए कि आज तो कोई कविता की तरफ देखता ही नहीं है। युवा कवियों की पहले लाइन लगी रहती थी, छोटे छोटे बच्चे भी आते थे, वो भी कविताएं सुनाते। आज कोई सुनाता है? कोई बच्चा, कोई यंग मैन कोई दिखता है ऐसा आपको कि ये आपको कविता सुनाएगा? तो ये अकाल की स्थिति है, ये अकाल से गुजर रहा है साहित्य। कविता, कहानियां तो फिर भी थोड़ी बहुत होंगी, पर कविता नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। पहले लगता था आर पार नहीं, कविता बहुत है, लेकिन अब लगता है कविता का घोर अभाव हो गया। जिस समाज में, जिस भाषा में कवि नहीं होंगे, वो भाषा आगे पनपेगी नहीं। आज वो स्थिति आ गई है धीरे धीरे। क्या आपको दिखाई देता है कि नए कवियों में पहले होड़ लगी रहती थी, आपके आकाशवाणी में ही लाइन लगी रहती थी लोगों की? आज कितने लोग आते हैं जो कवि होने के प्रति संकल्पशील हो, समर्पित हो? इस तरह का यंग मैन आता है तो खुशी होती है, लेकिन उस यंग मैन के ना आने से, मैन हो वुमन हो, ना आने से बड़ी निराशा होती है। अभी आपने कहा एक दौर था जब आकाशवाणी में बहुत ही मूर्धन्य कवि, रचनाकार, साहित्यकार आया करते थे। किस तरह से आकाशवाणी ने साहित्य को आगे बढ़ाया? देखिए, आकाशवाणी ने सबसे पहली चीज तो ये करी, संवाद की स्थिति को सुधारा। और हिंदी में जो बोलचाल था, बहुत से लोग हिंदवी कहते थे, बहुत से लोग हिंदी कहते थे, बहुत से लोग देसी भाषा कहते थे। एक स्टैंडर्डाइज किया आकाशवाणी ने शब्दों को, कैसे बोलना चाहिए। और खास करके देवकीनंदन पांडे के तो हम लोग मुरीद थे कि जब वो बोलते थे तो मेज भी हिल जाती थी, इतनी अच्छी आवाज थी उनकी और इतना अच्छा तरीका था उनका बोलने का। आकाशवाणी को प्रसिद्ध बनाने में केवल संस्था का ही हाथ नहीं है, व्यक्तियों का भी हाथ है। व्यक्तियों से ही संस्था बनती है। व्यक्तियों से ही संस्था बनती है। तो आकाशवाणी में विलक्षण लोग हुए हैं। और कुछ ऐसे साहित्यकार जिनको आकाशवाणी ने मुकाम दिया हो, ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो, पहचान बनाई हो समाज में? नहीं, ऐसा तो सबको स्थान दिया। सेतु का काम किया आकाशवाणी ने, एक ब्रिज का काम किया है आकाशवाणी ने। और आकाशवाणी ने कल्चर, अभिव्यक्ति, चाहे वो नाटक की हो, चाहे कहानी की हो, चाहे कविता की हो, अभिव्यक्तियों के बीच सेतु का काम किया आकाशवाणी ने। और खास करके स्टैंडर्डाइज किया शब्दों को कैसे बोला जाना चाहिए। आकाशवाणी इसका एक प्रतिमान है। और आकाशवाणी कोई नहीं बोलता, आकाशवाणी बोलते हैं।
जी। आकाशवाणी बोलने वाले को बाहर कर दिया जाता था, हम्म। है कि नहीं। तो आकाशवाणी और आकाशवाणी में बड़ा फर्क है। तो ये किसने सिखाया? आकाशवाणी ने सिखाया, बिल्कुल। है ना। तो शब्दों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, कैसे उच्चारण किया जाए उनका, शब्दों का उच्चारण और शब्दों के द्वारा घटित होने वाले अर्थ का आविर्भाव, ये शब्दों के द्वारा आकाशवाणी ने सिखाया। आपकी किसी ऐसी रचना के बारे में जानना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत सी रचनाएं हैं। मुझे काम है, मुझे काम है। एक सज्जन को बड़े, वो प्रेमचंद के परिवार के हैं, आप भी जानते होंगे शायद। उनके भतीजे के लड़के हैं, वो बड़े पदों पर रहे हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी रहे मेरे साथ। उनको मैंने सुनाई एक दिन, तो उन्होंने कहा कि आप तो गलत लिखते हैं। तो मैंने कहा क्या गलत है इसमें? तो उन्होंने कहा कि मुझे काम है, ये मेरा काम होना चाहिए, मुझे काम नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे काम है सरल भाषा बोलना, मेरा काम है सरल भाषा बोलना, इसमें अहंकार है। जब मुझे काम है, इसमें विनय है, विनम्रता है कि मुझे काम है, साहब मुझे काम है, जरा मैं करके आ जाता हूँ, है ना। मुझे काम है सरल भाषा बोलना। सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे कि ठीक ठीक बोलो, अब इसमें ठीक ठीक शब्द का अभिप्राय समझिए, क्योंकि ये बड़ा व्यंग्यात्मक शब्द है। मतलब तुमको तो बोलना आता है नहीं। ठीक ठीक बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? ठीक ठीक बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? ये असल में लिखा था मैंने इमरजेंसी के दिनों में जी। तो आपने कहा कुछ सुना दीजिए, तो मुझे वही याद आ रही है कि मुझे काम है सरल भाषा बोलना। सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे कि ठीक ठीक बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? ठीक ठीक बोलो। और ठीक ठीक बोलो की वजह से वो डर जाता है। ठीक ठीक बोलो, तुम्हारा क्या नाम है, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब होता है। क्या साहित्य समाज को बदल भी सकता है? देखिए, ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति साहित्य पीड़ित है या साहित्य का मुरीद है, वो बदल सकता है। साहित्य अपने आप में पहले व्यक्ति को बदलता है, व्यक्ति फिर परिस्थिति को बदलता है। केवल साहित्य ही नहीं बदलता। जब तक व्यक्ति नहीं बदला, तब तक साहित्य अकेला कुछ नहीं कर सकता। डिजिटल युग है आज का। क्या परिवर्तन देखते हैं पाठकों में आप? सबसे बड़ा परिवर्तन तो आप इसमें महसूस कर सकते हैं। कितने युवक युवतियां हैं जो कविता लेके आपके पास आते हैं कि हम कविता लिखते हैं। कविता का लिखने का ढंग बदल गया है, रंग बदल गया है और कंटेंट बदल गया है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कवियों का अभाव हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा। और जिस भाषा में कवि नहीं होंगे, वो भाषा आगे पनप नहीं सकती है। इसलिए कवि का होना भी बहुत जरूरी है। अभी आप नई पीढ़ी और साहित्य के बीच दूरी की बात कर रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है कि साहित्य जो है उतना फलदायी लोगों को नहीं लगता है कि वो आपको कुछ पैसा दिलवा सके, वो कुछ आपको उपार्जन करवा सके। तो साहित्य की अभी वो हैसियत बनी नहीं है। प्रारंभ में रही है, आकाशवाणी और दूरदर्शन जब आए थे तब रही है, लेकिन अब नहीं है। अब ऐसा नहीं है। फिल्मों में ज्यादा आकर्षण है, नाटक में हो सकता हो। जो नई पीढ़ी है हमारी, वो साहित्य सृजन से दूर हो रही है। ये बहुत साहित्य की तरफ उसका जो लगाव है, झुकाव है, पहले जैसा नहीं रहा। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? पहले जैसे लोग भी नहीं रहे। उसकी वजह तो ये है ना कि पहले जैसी मनोवृत्ति भी नहीं रही। तो मनोवृत्ति होती है, तो मनोवृत्ति नहीं रही लोगों में चुटकुलेबाजी के प्रति ज्यादा आकर्षण है। ज्यादा आकर्षण है इस बात पे कि कुछ थोड़ा पहले पैसा मिले तब ज्यादा कुछ लिखा जाए। पहले के लोग ये करते रहे कि पहले लिखा जाए तब पैसा तो मिल ही जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी डिरेल तो कर रही हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि इसकी कमी आई है समाज में। अगर साहित्य को एक शब्द में या एक पंक्ति में परिभाषित करना हो, किस तरह से परिभाषित करेंगे? जटिल प्रश्न है। एक शब्द में तो ईश्वर के अलावा किसी को नहीं परिभाषित किया जा सकता। और साहित्य भी ईश्वर है। साहित्य भी ईश्वर की तरह ही है, जो एक मनोवृत्ति का निर्माण करता है, मनुष्य का मनुष्य होना निर्धारित करता है। तो इसलिए साहित्य के मार्फत अगर हम कहें कि एक शब्द में मनुष्य, तो वो है मनुष्य का मनुष्य होना ही सबसे बड़ी बुनियादी शर्त है शायद, कि वो एक अच्छा मनुष्य हो। आपकी कोई प्रिय पंक्ति जो श्रोताओं को संदेश के रूप में देना चाहें? कवि सम्मेलनी कवि नहीं हूँ कि जो कविताओं को रटे और तब जाके वहाँ बोले। मैंने हमेशा कविताएं लिखी हैं और 15-16 संग्रह भी रहे हैं, तो उतने से अब याद रखने में बड़ा मुश्किल है। आज का दिन इस घाटी में मेरा दूसरा दिन है। आज का दिन इस घाटी में मेरा दूसरा दिन है और एक एक कण की रणगाथा से भरी समुद्र सहित तैरती यह पृथ्वी, और एक एक कण की रणगाथा से भरी समुद्र सहित तैरती यह पृथ्वी आती जाती रोशनी का तट है।
आती जाती रोशनी, यह पृथ्वी आती जाती रोशनी का तट है। जमीन की भाषा में जमीन को, जमीन की भाषा में जमीन को, पानी की भाषा में पानी को कुछ कहना कितना मुश्किल है, कुछ कहना कितना मुश्किल है। अपनी भाषा में अपने को कुछ भी कह सकूं और यहाँ रह भी सकूं कितना मुश्किल है। अपनी भाषा में अपने को कुछ कह भी सकूं और यहाँ रह भी सकूं कितना मुश्किल है। आपने कहा आपके 15-16 रचना संसार हैं, साहित्यिक कृतियां हैं, कुछ उनके बारे में साझा करना चाहे हमारे श्रोताओं के पहली साथ? चीज तो ये है कि देखिए उसमें मुझे साहित्य अकेडमी में मिला, व्यास सम्मान मिला जी। और अकेडमी का सर्वोच्च सम्मान मुझे मिला, माने साहित्य अकेडमी का। तो कुछ रहा होगा तभी तो है, और वो मैं अपनी कमी मानता हूँ कि मुझे चीज़ें याद बहुत कम रहती हैं। अब मैं जल्दी भूल जाता हूँ। मैं ज़्यादा उम्र का भी नहीं हुआ हूँ, अभी 88 वर्ष का करीब चल रहा हूँ। तो 88 वर्ष में भी मेरी उम्र से ज़्यादा नहीं है, ऐसा लगता है मुझे कि ठीक ठाक है, आ जाता है, पर कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। आपने अपने जीवन के 88 वसंत देखे हैं, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं। इन 88 वसंत में एक लंबा समय आप जब चिंतक के रूप में रहे होंगे, आपके बहुत सारे साल, साहित्य में क्या परिवर्तन देखते चले आ रहे हैं? एक तो रास्ते साहित्य में एक उच्चता नहीं आ रही है, गिरावट आ रही है, और ये गिरावट जो है सबसे ज्यादा पैदा की हास्य रस ने। अगर आप हास्य रस के हैं तो उसके लिए भीड़ भी जुट जाएगी, लेकिन अगर गंभीर साहित्य आपको सुनना है तो हास्य रस में नहीं है। एक दौर था जब मेलों में कवि सम्मेलन हुआ करते थे और बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, हजारों की भीड़ उन्हें सुनने आया करती थी, हजारों लोग, और रात भर कवि सम्मेलन चला करते थे। तो हमने वो भी दिन देखे हैं और वो अच्छे दिन थे, हमारे लिए तो अच्छे दिन थे। अब थोड़ी सी एक गिरावट ये आ गई है, अब मनोरंजन के बहुत सारे संसाधन पैदा हो गए हैं, पहले नहीं था। पहले केवल यही था कि आप किसी दिन रामलीला चले जाएं, किसी दिन किसी नाटक को देखने चले जाएं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होता था जिंदगी में। लेकिन उसमें से आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या लेके आते हैं, ये भी बहस का विषय हो सकता है। ये लुप्त हो गई है। ये परिभाषाएं अब काम नहीं करती हैं। अब सिर्फ ये है कि अगर वो सिनेमा में आ गया, अगर वो दूरदर्शन में आ गया, अगर वो रेडियो में आ गया, तो थोड़ा बहुत उसकी जान पहचान हो सकती है पाठकों से। और फिर अच्छी पत्रिकाओं का अभाव हो गया है। पहले कितनी पत्रिकाएं निकलती थी, कादम्बिनी, धर्मयुग जी, हिंदुस्तान, और तो और आपका जो दैनिक अखबार होता है उसका संडे जो होता था जी, वो तो संभालने लायक होता था। उसको लोग फाड़ते नहीं थे, उसको बाकी अखबार समाचारों को फाड़ देते, लेकिन उसको बचाए रखते थे। तो ये बड़ी भारी परिवर्तन आया है। ये साहित्य में आया है या मनुष्य में आया है, ये भी बहस का विषय हो सकता है। मनुष्य की प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन आया है। जो आप कह रहे हैं कि मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें परिवर्तन आया है और साहित्य से थोड़ा दूर होता जा रहा है, क्यों? उसकी वजह शायद ये भी है कि मनोरंजन के एक मात्र साधन था पहले साहित्य, नौटंकी वगैरह। एक दौर था लोग एक नोवेल पढ़ना शुरू करते थे, पूरी रात नोवेल पढ़ते तो खत्म कर देते थे, और इतना लस्ट फॉर लर्निंग थी ना, पढ़ने की इच्छा से लालायित लबालब भरा हुआ होता था आदमी कि मुझे पढ़ना है। लेकिन अब ऐसा कुछ दिखता नहीं है। यद्यपि आप अंग्रेजी में देखिए, विदेश में एक एक उपन्यास, एक एक कविता संग्रह के संस्करण के बारे में न्यूज आती है कि इतने संस्करणों बन गए उसके। भारतवर्ष में क्या है, शून्य है, कुछ नहीं। तो ये थोड़ी मानसिक प्रवृत्तियों की गिरावट आई है। कहीं ये वजह आप हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है इसमें संस्कारों में कोई डिवेल्युएशन, कुछ कमी? संस्कार पर तो या तो माँ बाप के संस्कार बदल गए हैं। सबसे बड़ी चीज तो है, संस्कारों की उत्पत्ति तो माँ बाप और परिवार से होती है। परिवार में वो वातावरण ही नहीं है। परिवार में कौन आदमी है जो पूरा अखबार पढ़ता है या अखबार पर, आज का अखबार पर जो विश्लेषण कर सके जी? तो बहुत सारी चीजों में कमी आ गई है। आपकी सेवा के बारे में जानना चाहेंगे। आप अभी चर्चा में कह रहे थे आप इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में भी आपके साथ के कुछ लोग रहे हैं। मैं इन्फॉर्मेशन सर्विस में भी रहा, टीचर भी रहा मैं, और बहुत सारे अन्य नौकरियां भी की और छोड़ी। लेकिन सवाल ये है, इन सब से मैं प्रशिक्षित हूँ, इनसे कोई बुराई नहीं है। किस तरह का प्रशिक्षण आपको मिला? प्रशिक्षण इस तरह का, जैसे आर्मी में रहा मैं, सोल्जर रहा जी, तो एक डिसिप्लिन मेरी लाइफ में आया कि कैसे मनुष्य को डिसिप्लिन बनाता है आर्मी का प्रशिक्षण। जी, पहले मैं सोचता था कि बहुत घटिया है, लेकिन जब मैं खुद उसमें गया तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अनिवार्य, और ये तो हर एक मनुष्य को करना चाहिए। जी बिल्कुल, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, काम करने का तरीका, और उसके अलावा अनावश्यक चीजों को कैसे छांटा जाए
और आवश्यक चीजों को कैसे रखा जाए। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी से। जगूड़ी साहब, हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा है, जिन मेहमान को हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं उन्हें उनकी पसंद का एक गीत भी सुनवाते हैं। कौन सा गीत आप सुनेंगे? संकट में डाल दिया आपने उनको। मुझे याद आ रहा है इस समय, फिल्मी गीत याद आ रहा है। फिल्मी गीत में गायक प्रदीप, उनका कोई गीत सुना दीजिए। अच्छे गीत हैं उनके बहुत। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। आज का जो युवा कवि है, साहित्य सृजन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? युवा साहित्यकार है। युवा साहित्यकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने लिखे हुए के अलावा कितना पढ़ता है, वो अपने को दूसरों के लिखे हुए से कितना जानता है। अगर आप दूसरों को पढ़ते नहीं हैं, उनको गुनते नहीं हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आप में परिवर्तन तब आएगा जब आप दूसरों को जानेंगे। तो दूसरों को जानने की क्षमता मुझे तो नहीं लगता कि आज के बच्चों में है, पढ़ने लिखने वाले लड़कों में भी। वजह क्या देखते हैं इसके पीछे? सबसे बड़ी चीज ये है कि मनोरंजन के बहुत सारे साधन आ गए हैं। ज्ञान के प्रति तो ललक हमेशा आने वाली पीढ़ी में या नई पीढ़ी में रही है, वही होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि नहीं है। मैं तो खुद अपने परिवार में ही देखता हूँ, किसी को साहित्यकार होना पसंद नहीं है ना, या साहित्य के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गिरावट बहुत सारी जगहों पर आई है। तो ठीक है, शायद इसके बाद एक नया फेज आएगा कि बहुत सारी चीजें बहुत सुंदर ढंग से आ जाएंगी। पहले हारमोनियम के अलावा क्या था हमारे जीवन में? संगीत के नाम पर। तब तानपुरा भी आ गया। तानपुरा आया तो फिर तानपुरे में हारमोनियम जैसे स्वर नहीं है जी, इसलिए तानपुरे के शास्त्रीय संगीत में तो तानपुरे की इज्जत बनी रही जी, लेकिन जीवन से तानपुरा गायब हो गया। आपने कहा आप 88 साल के हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगते आप दिखने में, आप अपनी उम्र से काफी युवा दिखते हैं। लेकिन इस उम्र में भी क्या आप साहित्य सृजन कर रहे हैं? हाँ, सृजन भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। देखो, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से मनुष्य परिवर्तनशीलता को जानता है। अगर वो पढ़ता नहीं है तो फिर गढ़ता क्या है? गढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है जी। उससे पता लगता है कि परिवर्तन कहाँ कहाँ आ रहा है जी, इस व्यक्ति में कैसा परिवर्तन आ रहा है, मुझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो एक प्रतिस्पर्धा जागती है। आने वाले समय में जो हमारे पाठक हैं उन्हें आपका क्या पढ़ने को मिलेगा? मेरी तो उनको बहुत सारी चीजें मैंने संग्रहित की है इधर, जो किताब में नहीं आई है। एक तो वो मिलेगा पढ़ने को। दूसरा ये है, उसमें कविताएं भी हैं, उसमें लेख ज्यादा हैं। और उसमें मैं पाठकों को ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज, चाहे वो जासूसी उपन्यास हो, पढ़ना चाहिए और लॉजिकली पढ़ना चाहिए।
पढ़ने के बाद उसकी आलोचना करनी चाहिए अपने मित्रों के साथ। अगर आपके पाठक मित्र भी लेखक होने की ओर हों या थोड़ा बहुत रुचि रखते हों तो उनको बताइए कि आपने क्या पढ़ा, उसका सारांश बताइए, उसकी खूबी बताइए, उसकी खराबी बताइए। तो खूबी और खराबी की जब आप दूसरे की व्याख्या करेंगे तो आप खुद की भी करेंगे एक दिन कि ये तो अच्छा नहीं है। आकाशवाणी और साहित्यकारों के संबंध को किस प्रकार देखते हैं? भाई देखो, आकाशवाणी के मैं तो इसलिए मुरीद हूँ और कृतज्ञ हूँ कि आकाशवाणी ने हमें शुद्ध बोलना सिखाया। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए और कैसे शब्दों की व्युत्पत्ति को पहचानना चाहिए, ये आकाशवाणी ने हमको सिखाया। तो आकाशवाणी का तो बहुत सारा रोल हमारे जीवन में रहा है। हिंदी भाषा माध्यम से नहीं पनपती, हिंदी भाषा लेखकों के विचार से पनपती है। तो लेखकों के विचारों में जो माध्यम परिवर्तन न पैदा करे वो माध्यम बेकार है या उतना बलशाली माध्यम नहीं है। आकाशवाणी एक बलशाली माध्यम के रूप में हमारे समाज में आया और उसने हमको, हमारे उच्चारण को, हमारे बौद्धिक उच्चारण को, हमारे शब्द और शब्द की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ संरचना, इन सब से आकाशवाणी ने हमको परिचित कराया। तो आकाशवाणी का बहुत सारा भूमिका है। साहित्यकारों के लिए, उनके लिए ज्यादा एक अच्छा मंच भी दिया और अच्छे श्रोता पाठक इकट्ठे किए, उनको एक नया संदेश भी दिया, नए श्रोता भी पैदा किए, नए लेखक भी पैदा किए, नए विवेकवान लोग पैदा किए हैं आकाशवाणी ने। आकाशवाणी में एक समय था कि लोग ये समझते थे कि आकाशवाणी जो ईश्वर की वाणी है उसके लिए शब्द है संस्कृत में आकाशवाणी, और ये कहा भी जाता है और माना भी जाता है कि ये शब्द शायद सुमित्रानंद पंत ने दिया था। आकाशवाणी नया शब्द नहीं था, पौराणिक कथाओं में आकाशवाणी है, हर कथा में आकाशवाणी होती है। तो बहुत सारी चीजें आकाशवाणी पर निर्भर करती थी उस जमाने में। तो उसको जिसने भी जोड़ा तो उन्होंने आकाशवाणी को रिलेवेंट बना दिया, तात्कालिक महत्व का बना दिया। तो आकाशवाणी आज भी हमारे लिए तात्कालिक महत्व की विधा है। कार्यक्रम के समापन में हमारे श्रोताओं के लिए या पाठकों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें? भाई सबसे पहला संदेश तो मेरा ये है आपके पाठकों के लिए और अपने श्रोताओं के लिए, परिवर्तनशीलता का स्वागत करो और परिवर्तनशीलता को पहचानो, और परिवर्तन ही है जो मनुष्य को बदलता है, और परिवर्तन नहीं होगा तो समावर्तन भी नहीं होगा। बहुत खूब। इसलिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है और परिवर्तन से इस पूरी दुनिया को आज हम नए रूप में देख रहे हैं। पहले जिस रूप में हमने इस दुनिया को देखा है, आज इस रूप में, आज के रूप में हमने पहले कभी नहीं देखा। तो इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है और परिवर्तन ही मनुष्य की आकांक्षा है, परिवर्तन होना चाहिए। पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को अपने जीवन की तमाम यादें, तमाम अनुभव साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।